जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पेपर नंबर 41, जो कि 9/12/2012 को ये पेपर लिया गया था। बिहार पुलिस सिपाही पद नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न है और ये हर क्वेश्चन का इतनी बारीकी से डिस्कशन दे रखा है कि एक क्वेश्चन में लगभग आपको 15 से 16 जो है सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ही मददगार साबित होगा। तो इसका जितना भी सीरीज हम डाले हुए हैं सारा वीडियो जा कर के आप लोग देख लीजिए, तो बेस्ट रिवीजन क्लास रहेगा आपके लिए। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, आइन। क्या हो जाएगा? गुरु आइन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगर आइन प्रत्यय से बनने वाले शब्द में ठाकुर जोड़ आइन बराबर ठाकुराइन हो जाएगा। पंडित जोड़ आइन बराबर पंडिताइन हो जाएगा। आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द में जेठ जोड़ आनी बराबर जेठानी हो जाएगा। मुगल जोड़ आनी बराबर मुगलानी हो जाएगा। इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले शब्द में यक्ष जोड़ ईनी बराबर यक्षनी हो जाएगा। योग जोड़ ईनी बराबर युगनी हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय से बनने वाले शब्द में प्रत्यय शब्द आ, जैसे छात्र जोड़ बराबर छात्रा हो जाएगा। महादय में यदि आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? महोदया हो जाएगा। ई का गायक का हो जाएगा गायिका। नायक का हो जाएगा नायिका। फिर ई में देखिएगा कुमार का हो जाएगा कुमारी। पुत्र का हो जाएगा पुत्री। ती का देखिएगा श्रीमान श्रीमती भाग्यवान और भाग्यवती। नी का हो जाएगा मोर मोरनी शेर शेरनी। चलिए, 2 का क्वेश्चन है यहाँ पे आ बैल डैश अपूर्ण लोकायुक्त का सही अंश क्या होगा। तो मुझे मार। आ बैल मुझे मार। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है। तो आंसर हो जाएगा पद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। फिर आता है सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। 4 में क्वेश्चन है इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। तो आंसर हो जाएगा भाइयों और बहनों। कह रहा है अन्य विकल्पों में संबोधन कारक का गलत प्रयोग हुआ है। संबोधन कारक जब किसी को संबोधित कर बुलाया या पुकारा जाता है तो वहाँ जो है संबोधन कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कर रहा है नि उपसर्ग से बने शब्द का सही समूह क्या होगा। आंसर हो जाएगा निरोध निवारण नियुक्ति निबंध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर आता है नि से हो जाएगा निडर निहत्या निकम्मा निगोरा। अन्य उपसर्गों से बनने वाले शब्द में अ से हो जाएगा अभाव अथा असफल अटल। भर से हो जाएगा भरपेट भरपूर भरसक भर मार। फिर आता है पर से परलोक परोपकार परस्पर। फिर आता है परहित। दू से हो जाएगा दुबला दुलारा दुधारू। क से कपूत कचोट। अन से हो जाएगा अनमोल अनबन अनपढ़। अनु से हो जाएगा अनुचर अनुकरण अनुसार अनुशासन। अप से हो जाएगा अपयश अपमान अपकार। नी से हो जाएगा निवारण निपात नियम निषेध। प्र से हो जाएगा प्रख्यात प्रबल प्रस्थान प्रकृति। सु से हो जाएगा सुजान सुगम सुपात्रा। दूर से हो जाएगा दुर्जन दुर्गम दुर्दशा दुराचार। नि से हो जाएगा निर्जल निराकार निगुण। 6वां क्वेश्चन है अंशु माला समास का विग्रह सहित भेद है। तो आंसर हो जाएगा अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुब्री। करे अंशु है माला जिसकी सूर्य बहुब्री समास है जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो तथा जिसका एक विशेषण अर्थ निकलता हो उसे बहुब्री समास कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है धातु प्लस अंश और नो जोड़ इक का सही संधि क्या हो जाएगा। तो धात्रस और नाविक हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन का है सरस्वती समास पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा साहित्य क्षेत्र में। साहित्य के संबंधित दिए जाने वाले अन्य सम्मान का नाम में देखिएगा तो साहित्य अकादमी विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। दूसरा है व्यास सम्मान। तीसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार।
कह रहा है सरस्वती सम्मान 32वां 2022 शिव शंकरी यानी कीर्ति सूर्यवंशम को दिया गया था। व्यास सम्मान 32वां 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी कीर्ति पागल खाना के लिए दिया गया था। बिहारी पुरस्कार 32वां 2022 में डॉक्टर माधव हारा को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 2022 में कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजी को दिया गया था। 9वां क्वेश्चन है वन ऑफ दीज इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाई इट। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा डेटा। कर फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे कर ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द डैश इज ए मोर वर्सेटाइल सिंगर। इसका आंसर हो जाएगा लेटर। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सी हो जाएगा इफ आई विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार। 12वां क्वेश्चन है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कर इट डैश सो हार्ड दैट इट सीम्ड ए ग्रे सीट हैड कर्टेनेड द वर्ल्ड अवे। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाज रेनिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज ए फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड। इसका आंसर हो जाएगा ब्लोंड। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। फिर 15वां क्वेश्चन है समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दीज सिंगुलर प्लूरल सेट्स आइडेंटिफाइड। इसका आंसर हो जाएगा बी स्टिमुलस और स्टिमुलेस। 16वां क्वेश्चन है भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति जी के पास। भारत में अभियुक्त को दी जाने वाली फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 द्वारा राष्ट्रपति को दोष करार दिए गए व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां क्षमा पूर्णतः माफ कर देना, इसका मतलब कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। परिलंब किसी दंड को कुछ समय के लिए जो है टालने की प्रक्रिया। फिर आता है विराम विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, जैसे दिव्यांगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण। फिर आता है परिहार सजा की मात्रा को बदलना, 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। फिर आता है लघुकरण सजा की प्रकृति को बदल देना, मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तन करना। नोट है यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपालों को भी क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं दिया गया है। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां का है मूल या आरंभिक अधिकार अनुच्छेद 131 में कहा गया है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट का जो अधिकार दी गई है। अपीलीय अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामले में अपील का अंतिम न्यायालय है। फिर आता है सलाहकार अधिकार अनुच्छेद 143 द्वारा न्यायालय को सलाहकार अधिकारिता की दी गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करती है। अभिलेख न्यायालय की शक्तियां अनुच्छेद 129 से में यह प्रावधान की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही एवं फैसलों को अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। फिर है सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति होगी। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसके अंतर्गत विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी आदेश को संविधान के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है। फिर आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 2006 में संशोधित तथा 2019 में संशोधन के तहत किया गया। यह एक संवैधानिक स्वायत्ता निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। फिर आता है इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो पहले हो तक होता है। प्रति 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
17 नंबर क्वेश्चन है, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मानवाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, मानसिक रूप से विकृति और अवयस्क। ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। भारत का हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्ष 1989 में 61 में संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार भारत में जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। 98 क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? तो आंसर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़े थे। जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीडो, कर्नल नासिर सुक्रोने एवं एनक्रूमाह ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे। गुट निरपेक्ष देश का पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में हुआ था। इस सम्मेलन में 25 देश ने भाग लिया था। गुट निरपेक्ष नाम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट में जो है वर्तमान में 120 सदस्य हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 1983 ईस्वी में जो है अध्यक्षता किया था। 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में युगांडा में आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। रेगुलर एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 20वां क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। कह रहे सुरक्षा परिषद यहाँ पर दे रखे, अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 2 वर्ष के लिए होता है। सुरक्षा परिषद राष्ट्रसंघ का मुख्य अंग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनमें 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में जो है ABC को फाड़ दो, ABC को फाड़ दो। ट्रिक्स याद रखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना जो है फ्रांस और रूस हो जाएगा, फ्रांस और रूस हो जाएगा। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियां की आम समिति और वीटो निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, महासचिव एंटोनियो गुटेरस, सदस्य देश की संख्या 193 और 193वां जो बना है वह बना है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 प्रमुख अंग में महासभा आता है, सुरक्षा परिषद आता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आता है, न्याय परिषद है, न्याय होना चाहिए, न्यास लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और सचिवालय हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत की। पंचायत की संरचना अनुच्छेद 243 में किया गया है। स्तर
संरचना अधिकार निर्वाचन। स्तर ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत हो जाएगा, प्रधान इसमें मुखिया सरपंच हो जाएगा और प्रत्यक्ष हो जाएगा। खंड आता है ब्लॉक स्तर जिला स्तर के, यहाँ क्षेत्र पंचायत में देखिएगा तो प्रमुख और अप्रत्यक्ष होगा, यहाँ पर जिला स्तर में जिला पंचायत होगा, अप्रत्यक्ष चेयरमैन और अप्रत्यक्ष होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना निर्धारित कर सकता है। विधानमंडल के द्वारा प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्रों में बंटा जाएगा एवं पंचायत के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। फिर आता है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5वें वर्ष निर्वाचन होता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र जो होता है वो 21 वर्ष होता है। अनुच्छेद 243 के घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्व विवेक पर किया जाता है। फिर आता है पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं कर सकती है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अब बाद में गोवा है जहाँ पे 40 है और मिजोरम जहाँ पे 40 है एवं सिक्किम में 32 है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नोट नागालैंड तथा सिक्किम में राज्यों के विधानसभाओं के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। राज्यसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है परंतु वर्तमान में 245 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 22 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा AU ह्यूम हो जाएगा। अरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी AU ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। प्रथम अधिवेशन जो है पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया। प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से थे जहां पे 38 सदस्य थे। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी तथा सचिव AU ह्यूम थे। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1960 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में RDR मद्रास में होम रूल लीग जो है प्रारंभ किया गया। बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट ने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमन वील के माध्यम से स्वशासन की मांग की। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इन्हें जो है महात्मा गांधी का राजनीति गुरु माना जाता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग है। आंसर हो जाएगा 65%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 65.4% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता 74.04% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश जहां पे 60.4% है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश जहां पे 75.1% है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल 93% है।
नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य केरल है। बिहार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत 61.8% वाला राज्य है। बिहार में पुरुष साक्षरता प्रतिशत 71.2% है। बिहार में महिला साक्षरता प्रतिशत 51.5% है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन का है सांप्रदायिकता का अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा धर्म के आधार पर समाज में विभाजन। कर सांप्रदायिकता संप्रदायवाद का विकसित चरण होता है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के समाज आर्थिक राजनीतिक हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाने लगता है। इससे समाज में धर्म के आधार पर विभाजन होता है। फिर आता है धार्मिक सहिष्णुता। जब विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग समाज में एक साथ भाईचारे की भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो इसे भी धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं। फिर आता है नैतिकता। सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित आचरण को नैतिकता कहते हैं। उदाहरण के लिए ईमानदार, अहिंसा, सत्य बोलना आदि हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन का है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे धर्म निरपेक्षता। 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है। आंसर हो जाएगा 1971 में। 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बना जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। एशिया के 3 नदियाँ गंगा जिसे हम पद्मा कहते हैं, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो जमुना के नाम से जाना जाता है और मेघना बांग्लादेश से होकर बहती है। यही गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब मिल जाता है तब मेघना कहलाती है और ये मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना पानी गिराती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश सार्क का संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1950 ईस्वी में ढाका में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा है। अब देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा जो लगाती है अपना राज्य, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा 2217 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मेघालय ये हो गया 443 किलोमीटर। फिर आता है मिजोरम 318 किलोमीटर, असम 262 किलोमीटर, कुल मिलाकर के 4096 किलोमीटर जो कि भारत विदेशी देशों के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चंपू हैं। भारतीय रेल मंत्रालय ने हाल ही में बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपे हैं। 27वां क्वेश्चन है नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं। आंसर हो जाएगा महापौर। भारत में सर्वप्रथम मद्रास 1687 शहर के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संविधान के माध्यम से संविधान में भाग 9 का क जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ है। फिर आता अनुच्छेद 243 त और 243 पी से 243 यक्ष 243 ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं तथा इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है। फिर आता है 12वीं अनुसूची के 18 विषय नियम। पहला नियम जो दे रखा है नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर की योजना भी है। दूसरा आता है भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण। तीसरा आता है आर्थिक व सामाजिक विकास योजना। चौथा आता है सड़कें तथा पुल। पांचवा आता है घरेलू वाणिज्य और औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल आपूर्ति। छठा आता है लोक स्वास्थ्य स्वच्छता सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध। सातवां आता है अग्निशामक सेवाएं। आठवां आता है नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि। नौवां आता है समाज के दुर्लभ वर्गों के हितों की रक्षा। 10वीं आता है झुग्गी वस्ती सुधार और प्रोन्नयन। 11वां आता है नगरीय निर्धनता उन्मूलन। 12वां आता है नगरीय सुख सुविधाओं और अन्य सुविधाओं जैसे पार्क उद्यान खेल के मैदान आदि की व्यवस्था। 13वां है सांस्कृतिक शैक्षणिक और सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि। 14वां है सब
गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह तथा शमशान। 15वां आता है कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। 16वां आता है जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण। 17वां आता है सार्वजनिक सुख सुविधाओं का विकास करना। 18वां आता है वधशालाओं और चर्म शोधशाला का विनिमय करना। नेक्स्ट पॉइंट है नगर पालिका क्षेत्र। नगर पालिका के तहत आने वाले प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया है। सरपंच भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए गांव स्तर पर जो विधिक संस्था ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया था। संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। फिर आता है अनुच्छेद 21 के क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। इस अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया है। फिर आता है 86वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में संशोधन कर राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही अनुच्छेद 51 के क में खंड ट के तहत 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। इसके अनुसार प्रत्येक माता पिता तथा अभिभावक यह मूल कर्तव्य की वह अपने बालक या प्रतिबाल के लिए जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायालय द्वारा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन अर्थात अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया है, लेकिन 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 की व्यापक को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं अर्थात मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने से है, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल है। फिर आता है अन्यवाद। देखिए कह रहे हैं विदेशी यात्रा अधिकार मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में आया था। एकांता का अधिकार राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994 में आया। फिर आता है जीविकोपार्जन का अधिकार जो है ओलेगा तेलिसी बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आया था। फिर आता है शिक्षा पाने का अधिकार मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में आया था। निःशुल्क विधिक सहायता MM हास्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 में आया। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 में आया। आश्रय का अधिकार चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1998 में आया। प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के उपयोग का अधिकार सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में आया। कोई महिला अपने बच्चों को पैदा करे या नहीं का अधिकार सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 में आया। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध मुरली देवरा बनाम भारत संघ में आया था। फिर आता महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का निर्देश विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आया था। फिर आता पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण नीलबत्ती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1998 में आया। फिर आता हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 में आया। फिर आता है गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 में आया। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह अथवा जीवन साथी चुनने का अधिकार गैर सरकारी संगठन बनाम भारत संघ 2018 में आया। 29वां क्वेश्चन कह रहा है वास्को डिगामा यात्री था, तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली का। पुर्तगाली के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के दिमाग में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का विचार आया था। बार्थोलोमेव डियाज प्रथम यूरोपीय था जो अटलांटिक से हिंद महासागर के उत्तर महासांतरिक अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्वप्रथम मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तर महासांतरिक केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के शासक जमोरी यानी मानना है कि विक्रमा द्वारा उसकी स्वागत किया गया।
फिर आता है वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारिक द्वारा विरोध किया गया। फिर आता है वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दामों पर बिका था। फिर आता है आरंभिक व्यापारिक मसालों में मुख्य रूप से काली मिर्ची और दालचीनी होती थी। फिर आता है वास्को डी गामा को पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम के संरक्षण में भेजा गया था। 1503 ईस्वी में कोचिंग में पहला पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया गया था। 1505 में कन्नूर में दूसरा कारखाना स्थापित किया गया था। फिर आता है पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई, जिसे पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा जो 1453 में ही पूर्वी व्यापार हेतु आज्ञापत्र दे दिया गया था। फिर आता है 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कोचिंग में दुर्ग यानी फोर्ट बनवाया था। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में जो है कोचिंग की जगह गोवा को पुर्तगाल की राजधानी बनाया। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा पद्धति लागू की, जो समुद्री व्यापार के लिए एक प्रकार का लाइसेंस था। नेक्स्ट है पुर्तगाली के आगमन से भारत में तंबाकू, लाल मिर्च, आलू तथा टमाटर की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले 1498 ईस्वी तथा भारत को छोड़ने वाले अंतिम 1961 यूरोपीय थे। फिर आता है फ्रांसीसी डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 9 तक था भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय। इसे जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति को अपनाया। 1508 ईस्वी में यह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः हारा था। फिर आता है 1509 ईस्वी में यह द्वीप के युद्ध में महमूद बेगरा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेड़े को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें अंजेदीवा गोवा फोर्ट के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। फिर आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 तक रहता है। दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी बंद करवाया। 1510 में बीजापुर के शासन यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने जो है 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 में हारमुज पर अधिकार कर लिया। यह गोवा में सती प्रथा को भी प्रतिबंध कर दिया था। चलिए 30वां क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। प्रागैतिहासिक कालखंड जिसमें मनुष्य को लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यता को शामिल किया जाता है। फिर आता है प्रागैतिहासिक काल जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने 1851 ईस्वी में किया था। प्रागैतिहासिक काल को जानने का एकमात्र स्रोत पुरावशेष है। इतिहास के काल का विभाजन मुख्यतः 3 कालखंडों में किया गया है। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आदिऐतिहासिक काल और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल है, जो कि 20 लाख वर्ष से लेकर के 10,000 वर्ष जो ईसा पूर्व तक था। बीपी हो गया ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट होता है। कह रहा है पूरा या पूर्व पाषाण काल, जो कि 20 लाख वर्ष पहले जो था, ये 3 कालखंड में बांटा गया था। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ये इसका कालखंड दे रखा है। फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल। कह रहा पुरापाषाण काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल आखेटक एवं पशुपालक थे। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक थे। उसके बाद आता है पुरापाषाण युग के प्रमुख स्थल भीमबेटका, बेलन घाटी, सोहन नदी घाटी आदि थे। मध्य पाषाण काल युग के प्रमुख स्थल जो है मध्य प्रदेश आदमगढ़ है, होशंगाबाद, बोधोर, फिर राजस्थान में दिखेगा तो बागोर हो जाएगा, गुजरात में दिखेगा तो लंगनाज हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय हो जाएगा, बिहार में पाई सराय आदि हो जाएगा। नवपाषाण काल युग के प्रमुख स्थल में पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, कश्मीर में गुफराल है, उत्तर प्रदेश में कोलडीबा है, बिहार में चिरांद है, असम में सरुत्रु मार्कडोला, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, हल्लूर, मास्की, पिकली हल, तमिलनाडु में पाली आदि हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता कालयुगीन को आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा गया है। होमोनिडस सर्वप्रथम मानव
जो है सदृश प्राणी थे। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रथम बानर मानव था जो सीधा चलता था। कह रहा है होमोसेपियंस को आधुनिक मानव या बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 40,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व तक हुई थी। भारतीय पुरातात्विक का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 31वां क्वेश्चन कर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो आंसर हो जाएगा 1765 में। कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने 1763 ईस्वी में यह अनुभव किया कि अमेरिका पर खर्च अधिक और लाभ कम प्राप्त हो रहा है, अर्थात वसूली कम हो रही है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए लॉर्ड ग्रेनविल ने 4 अधिनियम पारित किए, जिनमें 2 मुख्य हैं। पहला होता है इसमें मोलासेस एक्ट। इसमें जो है चीनी के व्यापार पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया तथा शराब, रेशम, कॉफ़ी और अन्य विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर लगा दिया गया। दूसरा आता है स्टाम्प एक्ट। इसके अनुसार समाचार पत्र, पुस्तकों और कानूनी कागजातों के लिए रसीदी स्टाम्प लगाना जरूरी हो गया। फिर आता है अमेरिका में इस कर के विरोध में सैमुअल एडम्सन द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। फिर आता है 32वां रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। कह रहा है रॉलेट एक्ट, जिसे द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है, इसे 19 मार्च 1919 को पारित या लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना था। इस एक्ट या इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जनता से इसे यह काले कानून के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल एवं सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। नेक्स्ट अंग्रेजी शासन के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा भी गठित की गई। 9 अप्रैल कुछ स्रोतों में 8 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आता है 9 अप्रैल कुछ स्रोतों से 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने सभा स्थल पहुंचकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया। गांधी जी ने 18 अप्रैल को आंदोलन की वापसी की घोषणा की। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर ली। फिर आता है दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, C.R. दास, अब्बास तैयबजी और M.R. जयकर आदि थे। फिर आता है ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमन लाल, शीतल बार, सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण थे। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले जो है इंडेमिनिटी बिल पास कर लिया था। अरुण सिंह के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर के पुरोहित ने डायर को सिख घोषित कर उसे सम्मानित किया। 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है सेडिसन कमेटी गठित की। सरदार उधम सिंह ने मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर आता है 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटोनविल जेल में उधम सिंह को फांसी दी गई। 33वां क्वेश्चन कर है राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो आंसर हो जाएगा सती प्रथा को। कर है 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के अनुयायी तथा राजा राम मोहन राय के लंबे समय के प्रयास से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। भारत तथा हिंदुओं में पर्दा प्रथा इस्लाम की देन है। यह प्रथा मुगल शासकों के दौरान अपनी जड़ें काफ़ी मजबूत की। वैसे इस प्रथा की शुरुआत भारत में 12वीं सदी से मानी जाती है।
नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा हिंदुओं में बहु विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। फिर आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डिनो डी कुन्हा। कह रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया। डिनो डी कुन्हा भारत में 1529 से 38 तक पुर्तगाली वायसराय रहा था। डिनो डी कुन्हा ने सेंट थॉम में तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियों बसाई। डिनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर उसकी हत्या कर वसीन 1534 तथा दीप 1535 पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। 35वां क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1882 में। कर अंग्रेज सरकार द्वारा 1720 ईस्वी में यह तक छापेदार या रंगे सूती वस्त्र के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बन चुके हैं। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, लेकिन वह असफल रही। इसके बाद जो है 1854 में एक सफल प्रयास के रूप में कवासजी नानाभाई डावर द्वारा मुंबई में सूती मिल लगाया गया। 36वां क्वेश्चन कर रहा है मध्यकालीन इतिहास से डैश तक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 8वीं से 16वीं शताब्दी तक। कर 8वीं शताब्दी को मध्यकाल की शुरुआत माना जाता है क्योंकि इस शताब्दी के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म और संस्कृति में कई बदलाव हुए। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी संगठन की स्थापना की। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को लागू किया। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की नवीन प्रथा आरंभ की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न तूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए कोई की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया। 37वां क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा पहली बार जो है नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था? आंसर हो जाएगा कुत्ता। फिर आता है नवपाषाण युग। करें इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया। इस काल में पॉलिशदार पत्थर के औजारों का उपयोग प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं व जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है। फिर आता है लहुड़ा देव। उत्तर प्रदेश से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके खोज से पूर्व प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा उत्तर प्रदेश माना जाता था। बुरझोम से प्राप्त सावधान के अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा थी। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स होता है। मानव द्वारा अनाज के रूप में सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया गया था। फिर क्वेश्चन आता है मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा आधुनिक काल से। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर किया गया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मुगल सत्ता के पतन के कारण दुर्लभ एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मुगल शासक। फिर आता है विदेशी आक्रमण। तीसरा आता है राज दरबार में गुटबंदी। फिर आता है सरदारों का नैतिक पतन। फिर आता है मराठा शक्ति का उदय। फिर आता है सेना की दुर्बलता। फिर आता है यूरोपीय कंपनी का आगमन। फिर आता है अकबर के शासनकाल में आरंभ हुआ मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष और औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत पतन की ओर अग्रसर होने लगा। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय जफर था। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों के साथ देने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का भारत में अंत हो गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 39 नंबर का। कह रहा है नियोलिथिक का अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल होता है। वैश्विक स्तर पर नवपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर
भारत में 7000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। कृषि, पशुपालन तथा पॉलिशदार उपकरण आदि नवपाषाण काल की विशेषता हैं। प्राचीन नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है चोपानी मांडो नामक जो है नवपाषाणिक स्थल से झोपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के प्रमुख केंद्र रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंह भूमि झारखंड, ब्रुजहोम गुफे कराल कश्मीर, कोल्डीवा जो है महागढ़ उत्तर प्रदेश, मारक डोला असम आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट आता है चिरांद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींग के हैं। नेक्स्ट 40वां नंबर क्वेश्चन है मगध राज की प्राचीनतम राजधानी थी। आंसर हो जाएगा राजगीर। कह रहा है प्रमुख वंश है, यहाँ पे संस्थापक दे रखा है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा, शिशुनाग वंश शिशुनाग के द्वारा, नंद वंश महापद्मनंद के द्वारा, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य वंश के द्वारा। फिर आता है अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। उदयन ने पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया। 41वां क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। तो आंसर हो जाएगा मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना के जो है ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ के सैन्य छावनी का अधिकारी जनरल हेविड था। पटना में 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। जगदीशपुर बिहार में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। फिर आता है झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जन्म वाराणसी, मृत्यु ग्वालियर के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया। 1857 के विद्रोह और प्रमुख केंद्र दिखे, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के द्वारा निकोलसन एवं हडसन थे। लखनऊ में विद्रोही का नेतृत्व कर रहा था बेगम हजरत महल और अंग्रेज की तरफ से था हेनरी लॉरेंस एवं कैंपबेल। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे अंग्रेज की तरफ से था कैंपबेल। इलाहाबाद में लियाकत अली और कर्नल लीर। बनारस एवं बरेली में खान बहादुर खां और अंग्रेज की तरफ से था हडसन। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम अस्टम जो कि लिबरल पार्टी से था। 42वां क्वेश्चन है जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा ए नदी के द्वारा। नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप में भी आकार की घाटी, गौर्ज, कैनियन, जलप्रपात तथा छिपरिका, जलगर्तिका, नदी बेतिका, नदी विसर्पण आदि है। जलप्रपात जब किसी स्थान पर नदियां का जल ऊंचे खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपर भाग से अत्यधिक वेग से नीचे ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इस स्थलाकृति का निर्माण नदी के द्वारा अपर्दन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जलप्रपातों के प्रकार में जो पहला है वो है समान जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात, पठारी जलप्रपात। दूसरा है गौण जलप्रपात, भ्रंश जलप्रपात, नीक पॉइंट जलप्रपात। उदाहरण के लिए शरावती नदी पर स्थित जोग या गौरसप्पा जलप्रपात, नर्मदा नदी पर स्थित धुआंधार जलप्रपात, सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित हुरंडू जलप्रपात आदि है। 43वां क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण के जैव और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। कह रहा है पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर समर्थन का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल को प्राप्त है। यूजीन ओडोम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद ऑर्थर टैंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्ते द बफन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। आंसर हो जाएगा बांध। प्राकृतिक पर्यावरण इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेश से है अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आदि को समाहित किया जाता है। कृत्रिम मानव निर्मित पर्यावरण मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य कृत्रिम मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। जैसे फसल उत्पादन, वाणिज्यिक
वाणिज्यिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल अधोसंरचना का निर्माण आदि हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम था सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को, विश्व सहकारी दिवस 1 अक्टूबर को और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, आंसर हो जाएगा वन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। पॉइंट आता है संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा आता है साम्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा आता है विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। आता है संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। फिर आता है नवीनीकरण में सतत अथवा प्रवाह, पवन और जल है, जबकि जैव में प्राकृतिक, वनस्पति, वन और वन्यजीव है। और नवीनीकरण योग्य में आता है पुनः चक्रीय जैसे धातु, और उसमें आता है चक्रीय जीवाश्म ईंधन। मानवीय में आता है संरचनाएं एवं संस्थाएं, इसमें आता है मात्रा एवं गुणवत्ता। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन जो है व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जाति, प्राणी जाति, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि हो जाएगा। फिर आता है अजैविक, अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणतः जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, गैस हो जाएगा, सौर हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, चट्टाने और धातु हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कर रहा है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है, आंसर हो जाएगा गुजरात। कह रहा है भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी जो कि 1214 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य हैं तटरेखा से लगे हैं, जिसमें गुजरात हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। कह रहा शीर्ष तटरेखा वाले राज्य क्रमशः गुजरात हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा गोवा है। देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है, परंतु इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 48वां क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यवीकृत संसाधन नहीं है, आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। पुनर्व्यवीकृत नवीनीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका पुनर्भरण संभव है पुनर्व्यवीकृत संसाधन कहलाते हैं, जैसे वन प्राणी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अनव्यवीकृत या अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका पुनर्भरण संभव नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसा कोयला, पेट्रोलियम, अयस्क आदि हो जाएगा। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, आंसर हो जाएगा क्रेटर। कह शंकु के शीर्ष पर जब विस्फोटक प्रतिक्रिया के द्वारा गर्त या बेसिन रूप स्थलाकृति का निर्माण होता है तब उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर के बृहद रूप को जो है कालडेरा कहा जाता है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिलेंडर कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलाउ हवाई द्वीप यूएसए पर स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी जो कि 19.613 फीट इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंची या ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो जो कि एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना तथा चिली सीमा पर स्थित है। 50वां क्वेश्चन है बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है, आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र। कह रहा है वह स्थल जहां से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप या जो है भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र
कहते हैं, जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अर्थात 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंपीय रेखा या आइसोमल लाइन कहते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र के विशेष में भूकंप आने का संकेत होता है। फिर आता है भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। फिर आता है भ्रंश, करहताना व मूलक भूसंचालन की तीव्रता के कारण भूपटल की शैलो चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संरचना को भ्रंश कहते हैं। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संरचना के दोनों बलों संपीड़न और तनाव से होती है, किंतु इसमें जो है तनाव मूलक बल का योगदान प्रमुख होता है। फिर आता है भ्रंश, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, सामान्य भ्रंश, व्यतीत क्रम भ्रंश, पार्श्वीय भ्रंश एवं सोपानी भ्रंश होगा। फिर आता है बलय, धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोरों को बलय कहा जाता है। हिमालय, आल्पस, रॉकी, एंडीज एवं अपलेशियन पर्वतों की उत्पत्ति बलन का ही परिणाम है। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? तो आंसर हो जाएगा डेल्टा। नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां में जलोढ़ जलोढ़ शंकु, बालू का तटबंध, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा आदि आता है। डेल्टा, नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मालवा का निक्षेपण होने लगता है, जिससे क्या है, एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इस स्थल को जो है स्थल रूप को डेल्टा कहा जाता है। आकृति के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण जो होता है वो चापाकार डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा का डेल्टा, मेकांग डेल्टा आदि है। पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी का डेल्टा, फिर आता है ज्वार नद मुख डेल्टा, नर्मदा तथा तापी या ताप्ती नदी का डेल्टा है। 52वां क्वेश्चन कह रहा है, भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। कह रहा है भूकंप भूपटल की जो है कंपन अथवा लहर है, जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियां से निकली ऊर्जा के कारण पैदा होती है। समांतर भूकंपीय तरंगों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है वो होता है भूगर्भिक तरंगे, जो पी तरंगे तथा एस तरंगे हैं। दूसरा होता है धरातलीय तरंगे, जो कि एल तरंगे हैं। पी तरंगे, इससे प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का जो अनुभव होता है। ये ध्वनि तरंगे के समान अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यह तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है। इसकी जो है गति सबसे तेज तथा तीव्रता सबसे कम एस एवं एल से होती है। फिर आता है एस तरंगे। पी तरंग के पश्चात एस तरंगे पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। इसे द्वितीय तरंगे भी कहते हैं। यह जो है प्रकाश तरंगे के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इसकी गति जो है पी से कम एवं एल से अधिक होती है। ये जो है केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। फिर आता है एल तरंगे। इनकी गति सबसे पी एवं एस से कम होती है, अतः एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के बाद प्रकट होती है। इनकी तीव्रता पी एवं एस से अधिक होती है तथा ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। फिर आता है अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें जो है कणों का कंपन दोलन तरंगे की दिशा के समानांतर होते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे। फिर आता है अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें जो है कणों का कंपन या दोलन तरंगे की दिशा के लंबवत होता है, जैसे प्रकाश तरंगे हो जाएंगे। फिर आता है भूकंपीय तरंगे का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है भूकंप तरंगे को रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। फिर आता है रिएक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिएक्टर ने खोजा था। यह जो है गणितीय मापक जो लॉग के आधार पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुक्त संरक्षण में है वो हो जाएगा हाथी। कह रहा है पेरियार में जो है अन्नामुडी केरल में है, अन्नामलाई शिविलिथिपुथुर तमिलनाडु में है, लेमड़ू तामोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है, सिंहभूमि झारखंड में है, वैतन्य मयूरभंज उड़ीसा में है, काजीरंगा दिहांग पटकाई
असम आदि में है। कुछ विशिष्ट जीवों से संबंधित अभयारण्य जैसे कच्छ का छोटा रण गुजरात जंगली गधा के लिए, काजीरंगा असम एक सींग गेंडा के लिए, जलदापारा पश्चिम बंगाल एक सींग वाले गेंडा के लिए, दाचीगामा या दाचीगाम जम्मू कश्मीर में हंगुल के लिए। फिर आता है गिर गुजरात एशियाई सींग के लिए, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सफ़ेद बाघ के लिए, रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है ऊँट के लिए, केवला देवी नेशनल पार्क ये राजस्थान में है साइबेरियन क्रेन के लिए, भीतरकनिका उड़ीसा में है कछुआ के लिए, शिकारी देव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश कस्तूरी मृग के लिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये डॉल्फिन के लिए है। 54वां क्वेश्चन कर रहा है शहर जो भारत का कॉस्मोपोलिस के नाम से जाना जाता है वो है, आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का कॉस्मोपोलिस मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। वर्तमान में महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों वाला राज्य है। सूती वस्त्र उत्पादन तथा निर्यात में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। 55वां क्वेश्चन कर रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कर इंदिरा न्यूई भूतपूर्व में पेप्सिको कंपनी की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रही है। मार्गरेट अल्वा राजस्थान तथा उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल रही है तथा वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सदस्य थी। फिर आता है सुनीता विलियम्स नासा एजेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। 56वां क्वेश्चन कर रहा है भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वो है, आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ये सब करंट अफेयर है। राज्यसभा देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें जो है 233 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि करते हैं और 12 सदस्य जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र की सीटों की आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि के एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यह संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, वो अनुच्छेद 249 में है। यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है, यह अनुच्छेद 312 में कहा गया है। 57वां क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आंसर हो जाएगा जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। फिर आता मार्किस समझौता पर अप्रैल 1994 में गैट सदस्य राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। WTO की सबसे बड़ी निर्यात संस्था सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है जिसकी बैठक प्रत्येक 2 वर्ष पर होती है। WTO की प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 ईस्वी में हुई थी। WTO में जो है 164 सदस्य देश हैं। अंतिम सदस्य देश के रूप में अफगानिस्तान इसका सदस्य 216 में या 2016 में बना था। नेक्स्ट है WTO का पहला महानिदेशक पीटर सदरलैंड जो कि ब्राज़ील के थे। WTO की वर्तमान महानिदेशक नागोजी ओंकोजी इवेला जो कि नाइजीरिया के हैं। 13वां जो है WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 2024 में दुबई UAE में होगा। 58वां क्वेश्चन का है मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था, तो आंसर हो जाएगा 1969 में। अपोलो 11 अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसने मानव को पहली बार चंद्रमा पर उतारा था। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके साथ जाने वाले व्यक्ति बज एलिड्रन तथा माइकल कॉलिस थे। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, जो कि 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में होते हैं। फिर आता है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को सेलोलॉजी कहते हैं। फिर आता है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। 59वां क्वेश्चन का है रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है, आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। बैडमिंटन से संबंधित अन्य कप या ट्रॉफियाँ
जैसे सुदीरमन कप, रहमतुल्ला कप राष्ट्रीय पुरुष टीम के लिए, चड्डा कप राष्ट्रीय महिला टीम के लिए, थॉमस कप विश्व पुरुष टीम के लिए, उबेर कप विश्व महिला टीम के लिए, अमृत दीवान कप, नारंग कप और कोनिका कप, ये सारे बैडमिंटन से हैं। फिर आता है हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी महिला के लिए, नेहरू ट्रॉफी, बेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, मुक गप्पा गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला के लिए है। फिर आता है फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोत मुखर्जी कप और मार्डेका कप। फिर आता है क्रिकेट से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और जीडी बिरला ट्रॉफी। फिर आता है टेबल टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ, बर्नव बेलेक कप पुरुष के लिए, जय लक्ष्मी कप महिला के लिए, राजकुमारी चैलेंज कप जूनी महिला के लिए और रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष के लिए। फिर आता है बास्केटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ, बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। फिर आता है पोलो से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, एंजारे कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप और कलासिक कप। फिर आता है गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, पाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक खेल से होता है। 60वां क्वेश्चन कर रहा है लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा डैश मेडल जीते गए, आंसर हो जाएगा 6। ये 12 का है तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखिए, ये दोनों याद रखिएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में हुआ था और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये 2028 में लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। 61वां क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिर्वनीकरण नहीं है, आंसर हो जाएगा कागज। कह रहा है जैव अवनीकरण वैसे पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया और कवकों द्वारा जल्दी विघटित नहीं होती है, ये सैकड़ों दशकों तक ग्रह पर पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कृत्रिम रबर और कांच हो गया। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं, जैसे कागज, कपड़ा, रुई, गोबर आदि। 62वां क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरणों में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा इसका हिरोशिमा। कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 नामक परमाणु बम गिराया गया तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नामक प्लूटोनियम 239 परमाणु बम गिराया गया था। इन दोनों शहरों में हिरोशिमा शहर को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा था। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के निर्देश में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है अंडा देने वाले स्तनधारी है, एकिडना हो जाएगा। एकिडना अंडा देने वाले स्तनधारी है। स्तनधारी में आता है 3 प्रकार का, पहला आता है प्रोटोथीरिया, दूसरा आता है मेटोथीरिया या मेटाथीरिया, तीसरा आता है यूथीरिया। प्रोटोथीरिया किसे कहते हैं? ऐसे स्तनधारी कई लक्षणों में सरीसृपों की तरह होते हैं। ये अंडा देने वाले स्तनधारी हैं, इसीलिए इन्हें जो है ओविपेरस कहते हैं। इनमें बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, जैसे एकिडना, और आता है आंथियोरिकस। फिर आता है मेटाथीरिया। इस उपवर्ग के जंतु न तो अंडे देते हैं न ही पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं, अर्थात ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। बाद में इसे जो है बच्चे का विकास माता के उदर में स्थित विशेष थैली में होता है, जिसे मार्सुपियन थैली, क्या मार्सुपियल थैली कहते हैं। इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। ये जो है एक दंती होता है, जैसे कंगारू, डाइडेल्फिस आदि हो जाएगा। फिर आता है यूथीरिया। यूथीरिया में होता है, इस उपवर्ग में उच्च स्तनधारी शामिल होते हैं। इनमें जो है बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। इनके जबड़े में दांत पाए जाते हैं। इनके निषेचन आंतरिक होता है, जैसे में देखिएगा तो पैगुलिन, उसके बाद आता है हिस्ट्रस, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ और मनुष्य। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। श्रोव जो है सबसे छोटा स्तनधारी है। 64वां क्वेश्चन है गाय का दूध होता है, आंसर हो जाएगा कम वसा युक्त होता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लोविन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ADKE होता है। ये सारा वसा में घुलनशील विटामिन है
और BC जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा मैक्रोन्यूट्रियस कहे जाते हैं, जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन, खनिज लवण एवं कुछ कार्बनिक अम्ल यथा एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल माइक्रोन्यूट्रियस कहे जाते हैं, जिनकी शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। 65 नंबर है, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, आंसर हो जाएगा शलाका कोशिका में। कर है उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, परंतु दिन में नहीं देख पाता है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इनके जो है रेटिना में बड़ी संख्या में साल्का कोशिकाएं होती है तथा केवल कुछ ही शंकु कोशिका होते हैं। फिर आता है रात्रिचर पक्षी में साल्का कोशिका की संख्या अधिक होती है, क्योंकि साल्का छद कोशिका निम्न प्रकार स्तर पर दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है। इसी कारण इनके रात की दृष्टि काफ़ी तेज होती है। फिर पॉइंट आता है प्रकाश में सक्रिय पक्षी में बाज, गोरैया, चील में बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं तथा सूक्ष्म मात्रा में साल्का कोशिकाएं होती हैं। शंकु कोशिकाएं उच्च प्रकाश पर दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए ऐसे पक्षी को दिन में अधिक दिखाई देता है तथा रात में कम। फिर आता है रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को इकट्ठा करती है, साल्का और शंकु हो जाएगा। साल्का कोशिका रात में दृष्टि प्रदान करते हैं तथा शंकु कोशिका दिन में। साल्का कोशिका रंगीन दृष्टि नहीं प्रदान करते हैं, जबकि शंकु कोशिका रंगीन लाल, हरा, नीला दृष्टि प्रदान करते हैं। फिर आता है सिलिया। सिलिया छोटे और पतली वाल जैसे संरचनाएं हैं जो स्तनधारियां कोशिकाएं यूकैरियोटिक की सतह पर मौजूद होती है। सिलिया लगभग 6 से 7 माइक्रोन लंबी होती है। फिर आता है स्टेपीज। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें मैलियस, इनकस एवं स्टेपीज की एक एक जोड़ी हड्डियां होती है। 66 में क्वेश्चन करें किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज। करें एटीपी अणुओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग फ्लोएम उत्तक द्वारा पत्तियों में बने भोजन सुक्रोज के परिवहन के लिए किया जाता है। पौधों में भोजन तथा जल एवं खनिज लवणों का वहन क्रमशः फ्लोएम तथा जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान बने घुलनशील कार्बनिक यौगिक सुक्रोज से भरपूर होते हैं। यह जो है पौधे के लिए भोजन का स्रोत होता है। फिर आता है जाइलम तथा फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक है। ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को संवहन उत्तक भी कहते हैं। फिर आता है जाइलम 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। एक में होता है बहिर्निकायें, दूसरा होता है बहिकाएं, तीसरा होता है जाइलम तंतु, चौथा होता है जाइलम मधुतक। फ्लोएम 4 तत्वों से बना होता है, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मधुतक। 67 में क्वेश्चन कर है एडिटिव भोजन में होते हैं, आंसर हो जाएगा रोगनाशक एवं खनिज दोनों। करें एडिटिव भोजन। एडिटिव खाद्य भोज्य में वे रासायनिक हैं जो खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने या उनके रंग, स्वाद या बनावट को बढ़ाने के लिए उनमें मिलाए जाते हैं। खाद्य भोज्य एडिटिव रोगनाशक और खनिज लवण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी होते हैं, जैसे फ्लोएम एजेंट, जेलिंग एजेंट, ह्यूमेक्टेस्ट, फिर आता है इमल्सिफायर्स, एंटीऑक्सीडेंट आदि। रोगनाशक एवं या परिरक्षक के रूप में यह रोगाणुओं को बढ़ने तथा भोजन को खराब होने से रोकता है तथा खनिज के रूप में खाद्य पदार्थ का बनावट और स्वाद बढ़ाते हैं। फिर आता है विटामिन। विटामिन वैसे यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए होती है। इसकी संख्या 13 होती है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शी फंग द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। इसका जो है नामकरण ABCDE के आदि के रूप में किया जाता है। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जब जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B, C तथा वसा में घुलनशील विटामिन एडेक होता है। असल में क्वेश्चन है फफूंदी है, आंसर हो जाएगा परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों। कवक या फफूंदी इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें अवशेष द्वारा पोषण होता है। ये सजी जो है परजीव अथवा मृतजीवी सैप्रोफिटिक होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। परजीवी इस प्रकार के पोषक में जो है एक जीवाणु दूसरे जीवाणु पर आश्रित रहते हैं और रोग कारक होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम।
फिर आता है मृतजीवी, इस प्रकार के पोषण में जीवाणु मृत अवशेष से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। फिर आता है उत्पादक, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादन कहते हैं, जैसे हरे पौधा। फिर आता है शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बने आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्र जीव यह किस जीव में सबसे अधिक होगा? तो आंसर हो जाएगा जल पक्षी में। खाद्य श्रृंखला, एक समुदाय में रहने वाले जीव का अनुक्रम जिसमें एक जीव खाद्य ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किसी अन्य जीव का उपभोग करता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैव आवर्धन, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अजैवनीकरण प्रदूषण की बढ़ती मात्रा का संचय है, अर्थात विषाक्त पदार्थ की एकाग्रता कार्बनिक पौष्टिक स्तरों पर बढ़ जाती है, इसे ppm या पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। फिर आता है जैव आवर्धन के प्रमुख कारण महासागर में कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियों और खनन गतिविधियों। फिर आता है एक जलीय खाद्य श्रृंखला को निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है: पादप प्लवक, फिर आता है प्राणी प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली, जल पक्षी, मछली खाने वाली पक्षी। फिर आता है पादप प्लवक, जलीय खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादन होते हैं जिनमें विषैले डीडीटी की मात्रा कम से कम होती है। जैसे जैसे हम क्रमिक पौष्टिक स्तर पर चलते हैं, डीडीटी की मात्रा बढ़ जाती है। यह जो है मछली खाने वाले पक्षियों की अधिकतम डीडीटी 25 हो जाती है। 70 नंबर, बेला मेल कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है, आंसर है एपीफाइट्स में। कर है बेला मेल का कार्य पानी अवशोषण है। बेला मेल स्पंजी हैं जिसमें कई एपिडर्मिस होते हैं जो कुछ एपीफाइटिक या अर्ध एपीफाइटिक पौधे के जड़ों को कवर करते हैं, जैसे आर्किड और क्यूलबिया प्रजातियां। फिर आता है आर्किड के जड़ सजीव कवकों या बैक्टीरिया से जुड़ी होती है। बेला मेल एक यांत्रिक कार्य रूट कॉर्टेक्स में संवहनीय ऊतक की रक्षा भी करते हैं, जड़ों को वातोत्सर्जन से होने वाली पानी की कमी से बचाता है। 71वां क्वेश्चन है, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा, आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। यहाँ पे यह निकाला हुआ है। 72वां क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, आंसर हो जाएगा ऋण। पारदर्शी वक्र सतह जिसका उपयोग प्रकाश को अपवर्तित करने और उसके सामने रखे किसी वस्तु की छवि बनाने के लिए किया जाता है, लेंस कहलाती है। अवतल लेंस यह एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश के समानांतर बीम को अपसारित फैलाता करता है। अवतल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। लेंस समीकरण जो लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच संबंध है, A1/f बराबर 1/u + 1/v, जहाँ f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी और v जो है प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। 73वां क्वेश्चन है, एक वस्तु ऊंचाई h से मुक्त रूप से में जो है गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, आंसर हो जाएगा A यानी 1 पर। शीर्ष बिंदु पर गतिज ऊर्जा 0 एवं स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जैसे जैसे वस्तु ऊंचाई से नीचे आती है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। फिर आता है G का मान होता है, आंसर हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा प्रति किग्रा स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, किसी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप से देखेंगे तो इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है, G बराबर m फिर छोटा m बटा r², जहाँ पे F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, F जो है पहले पिंड का द्रव्यमान, m जो है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r बराबर उसके बीच की दूरी है। गुरुत्वीय जनित त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है इसका मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर आता है G का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, G का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है, G का मान पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जो है कम तथा घूर्णन गति घटने पर बढ़ जाती है। G का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या गहराई के साथ घट जाता है।
फिर क्वेश्चन आता है 75 नंबर, रेखांकित वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0 न्यूटन। 76 क्वेश्चन कर एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग में समस्या है। आंसर हो जाएगा कौन में? कैसे? बन्हता एक अनुवांशिक बीमारी है, इससे पीड़ित कोई व्यक्ति समान तरीके से रंगों को देख और भेद नहीं कर सकता है। यह समस्या आमतौर पर लाल और हरे रंग के मामले में होते हैं। यह वंशानुक्रम के कारण होता है। जन्म से ही बन्हता हो सकती है और जीवन में भी हो सकती है। साल्का क्षर और कोन्स शंकु नामक रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कोन्स कोशिका द्वारा रंग का पता लगाया जाता है। कोन्स कोशिका में एक या अधिक रंगों की अनुपस्थिति से वर्णता हो सकती है। साल्का कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रण करती है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा बृहत सप्तवर्षी। है सर्व विख्यात तारामंडल में से एक विख्यात तारामंडल सप्तवर्षी है, जिसे आप गर्मियां यानी अप्रैल में रात्रि के प्रथम प्रहर में उत्तरी भाग में देख सकते हैं। है सप्तवर्षी 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नाम के साथ संबंधित है। पहचानने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सप्तवर्षी को बिग डिप्रे या ग्रेट बियर अथवा आर्स मेजर भी कहते हैं। सप्तवर्षीय की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। ओरॉन एक अन्य विख्यात तारामंडल है, जिसे हम सर्दियों के मध्य रात्रि में देख सकते हैं। 78वां क्वेश्चन है 2, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं? अग्र लिखित विकल्प संभव है। आंसर हो जाएगा इसका C 1 और 4। कह रहा है दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। और चौथा कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से 2 गुना होगा। यहाँ पे दे रखा है कर यदि परिपथ श्रेणी क्रम में है, इसीलिए इस परिपथ में विद्युत की मात्रा सभी प्रतिरोध में समान रूप से विपरीत होगा। दोनों परिपथों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। विभवांतर की मात्रा 10 ओम प्रतिरोध के लिए 5 ओम वाले प्रतिरोध से 2 गुना होगा, क्योंकि विभवांतर की मात्रा प्रतिरोध पर निर्भर करता है। फिर आता है यहाँ पे क्वेश्चन 10 सेमी की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है। संयुक्त लेंस एक है। आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का कम करता है। 10 सेमी की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेमी की फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है। संयुक्त लेंस एक उत्तल लेंस का काम करता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। अवतल लेंस की फोकस दूरी -20 सेमी होती है। 80वां क्वेश्चन कर रहा है जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु का वेग का मान होगा। आंसर हो जाएगा 0। कह रहा है पिंड को जब ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि महत्तम ऊंचाई पर पिंडों का वेग 0 होगा। नेक्स्ट 81वां क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन क्या है? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। अरे खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि जस्ता अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और इसीलिए यह भोजन में अम्ल या क्षार जैसे यौगिक के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। इससे यह भोजन को उपभोग के लिए अयोग्य या यहाँ तक कि जहरीला बना सकता है। फिर आता है यस्तन लेपन। कह यह एक धातु कार्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोह के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। 82वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें कणों का आकार अधिरोही क्रम में होता है? आंसर हो जाएगा वास्तविक विलय, कोलाइड विलय और निलंबन, यानी यहाँ पे दे रखा है ये आंसर। कर निलंबन छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं। यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेमी या इससे अधिक होता है। इसके कण छन्ना पत्र के जो है आर पार नहीं आ जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नदी का गंदा जल, वायु में धुआं आदि। फिर आता है कोलाइड। यह 2 पदार्थ का विषमांग मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 सेमी और 10⁻⁻7 सेमी के बीच होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं। उदाहरण के लिए दूध, गेंद, रक्त, स्याही आदि।
फिर आता है वास्तविक विलयन। यह दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण है। इसमें जो है कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10 के पावर -8 सेमी होता है। यह सबसे अधिक अस्थायी तथा पारदर्शक होते हैं। उदाहरण के लिए चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन आदि हो जाएगा। 83वां क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। रबर जो है वो प्राकृतिक रबर होता है, एक संश्लेषित रबर होता है। प्राकृतिक रबर यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया या क्रिया वल्कीकरण कहलाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडियर ने किया था। फिर आता है रबर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने हेतु कार्बन मिलाया जाता है। संश्लेषित रबर में यह रबर साधारणतः एल्कीन और 1,3 ब्यूटाडाइन व्युत्पत्ति के सबहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। फिर आता है नियोप्रीन, 2 क्लोरोब्यूटाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। फिर आता है थायोकॉल, यह दूसरा कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोरोइथेन को जो है पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। फिर आता है अनसंश्लेषित रबर, बूना एन रबर, बूना एस रबर, ड्यूप्रीन आदि। कृत्रिम रबर के विकास का श्रेय मैथ्यूज एवं हैरिस को दिया जाता है। 84वां क्वेश्चन है Cr3+ तथा SO4 के पावर -2 का यौगिक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 85वां क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा गृह में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होते हैं। आंसर हो जाएगा संवर्धित यूरेनियम 235। कारण नाभिकीय ऊर्जा गृह में ऊर्जा की प्राप्ति नियंत्रण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से होती है। जो है भारी जल D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में यानी मॉड्यूलेटर, याद रखिए कहीं मंदक रहेगा कहीं मॉड्यूलेटर रहेगा, दोनों पूछ सकता है। कैडमियम या बोरॉन का क्षय उपयोग नियंत्रण के रूप में होता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशक में शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया था। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा, जिसका शुभारंभ 1956 में किया गया था। 86वां क्वेश्चन है कार्बन 614 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 2 में से घटा दीजिएगा, 14 में से 6 गया तो 8। परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या नाभिक में इकाई धन आवेश की कुल संख्या, नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या है। फिर आता है द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। कह रहा है इसमें परमाणु संख्या 6 है, अर्थात प्रोटॉनिक संख्या 6 है और इसकी द्रव्यमान की संख्या 14 है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। फिर आता है जब तनु HCl को लोह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है। आंसर हो जाएगा H2 के द्वारा। ठीक है, कह रहा है धातु, पहला है जब तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोह चूर्ण पर डाला जाता है तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरा है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती है। तीसरा है धातु क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती है। फिर आता है हाइड्रा अम्ल, जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है हाइड्रा अम्ल कहलाता है। हाइड्रा अम्ल के में जो है ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडीन अम्ल आदि हो जाएगा। ऑक्सी अम्ल, जिन अम्ल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। 88वां क्वेश्चन है सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य में हाइड्रोजन के एक ड्यूटेरियम नाभिक तथा एक ट्राइटेरियम नाभिक संयुक्त होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं तथा एक न्यूट्रॉन ऊर्जा विमुक्त करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रूड का ताप 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है।
सूर्य के द्रव्यमान 71% भाग हाइड्रोजन, 26.5% भाग हीलियम और 2.5 भाग अन्य तत्व से बना होता है। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आंसर हो जाएगा मृदा। करें लकड़ी, गोबर, कोयला ऊर्जा का स्रोत है जिसमें जैव पदार्थ की उपस्थिति होती है। पौधा तथा जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। कोयला जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जैव मात्रा बायोमास ऊर्जा होता है जो ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद वे ईंधन स्रोत जैव मात्रा ऊर्जा कहलाते हैं। 90वां क्वेश्चन कर रहा है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे अणु हो जाएगा। कर अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है और जो उस तत्व का यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। फिर आता है साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा परस्पर आकर्षण बल द्वारा प्रबलता से जुड़े रहते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना होता है। फिर आता है यौगिक के अणु। जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर सूक्ष्म स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं तो ये कण यौगिक के अणु कहलाते हैं। मीथेन जो है का प्रत्येक अणु कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु से बना होता है। फिर आता है तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थ में विभाजन किया जा सकता है और न ही दो या दो से अधिक पदार्थों में के बीच संयोग कराकर संश्लेषण किया जा सकता है। पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। पृथ्वी में पाए जाने वाले मुक्त तत्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर मैग्नीशियम। फिर आता है यौगिक। यौगिक यह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रसायन संयोग से बनता है। उसे जो है उचित रासायनिक विधियां द्वारा 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले अवयवों में जब विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। फिर आता है मिश्रण। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों तत्व या यौगिक दोनों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। इसके अवयवी पदार्थ को सरल यांत्रिक और भौतिक विधियां द्वारा पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वायु, समुद्री जल, पीतल। फिर आता है मिश्रण समांगी तथा विषमांगी 2 प्रकार के होते हैं। परमाणु किसी पदार्थ तत्व का वह संभव सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं परमाणु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन। एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। पहला आता है परमाणु बड़ा होता है अणु से, अणु बड़ा होता है तत्व से, तत्व बड़ा होता है यौगिक से। सूर्य के द्रव्यमान का 71% भाग हाइड्रोजन, 26.5% भाग हीलियम तथा 2.5 भाग अन्य तत्व का बना होता है। 91वां क्वेश्चन है, किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी के मध्य का आलेखीय विधि से निकलने के लिए सहायता ली जाती है। आंसर हो जाएगा त्वरण की। त्वरण क्या है? त्वरण संचयी बारंबारता आवृत्ति वक्र के नाम से जाने जाता है क्योंकि संचयी बारंबारता 2 प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए जैसे कम प्रकार एवं से अधिक प्रकार। बारंबारता वितरण ऐसे दे रखा, चलिए ग्राफ दे रखा है, बहुत बड़ा है, खुद देख लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ से 92वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? आंसर हो जाएगा इसका सी, √25/39। मैथ का क्वेश्चन है, यदि एक गोले का क्षेत्रफल 1386 सेमी स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा? तो 4851 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय आवश्यक होगा, तो आंसर हो जाएगा कथन सत्य है। फिर आंसर है, क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² होगा तो इन m + n संख्याओं का औसत कितना होगा? c हो जाएगा, इसका mn हो जाएगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो है मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिएगा डिस्कशन में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब लग रहा है मुझे 2 या 3 सेट बचा हुआ है जिसको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है,
तो आप लोग को पूरा